कैंसर एक या दोनों ब्रेस्ट में मैलिग्नेंट कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि है। यह बेहद घातक हो सकता है, पर इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। सही समय पर इलाज होने से इससे बचा जा सकता है। इसी विषय में मैं दीक्षा HindNews.live से जुड़ रही हूँ एंडोक्राइन एंड ब्रेस्ट कैंसर सर्जन डॉक्टर नवनीत त्रिपाठी से। डॉक्टर नवनीत, ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है, इसके रीजंस क्या हो सकते हैं? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर पूरे वर्ल्ड में और हमारे भारत देश में महिलाओं में होने वाला सबसे कॉमन कैंसर है। कैंसर की अगर हम बात करें तो कैंसर बाय डेफिनेशन का मतलब होता है कि जब किसी ऑर्गन में कोई ट्यूमर या कोई ऐसा जो सेल्स होते हैं वो उनका जो ग्रोथ होती है दैट बिकम्स अनकंट्रोल्ड, जो उनका ग्रोथ का जो कंट्रोल होता है वो हट जाता है, तो एक गिल्टी बनना शुरू हो जाती है, तो उसको हम कैंसर बोलते हैं। और कैंसर का जो मेन पार्ट होता है कि कैंसर ब्लड के थ्रू और लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू इट कैन स्प्रेड टू अदर बॉडी पार्ट्स। तो ब्रेस्ट कैंसर ब्लड के थ्रू लिवर, लंग, बोन्स में फैलने का खतरा होता है। जहाँ तक जो आपने पूछा कि ब्रेस्ट कैंसर होता क्यों है, तो उसके बेसिकली दो मोटे मोटे फैक्टर्स हैं। पहला हम लोग बोलते हैं कि जो फैक्टर्स जो कि हम चेंज नहीं कर सकते हैं, सो दीज आर फिक्स्ड फैक्टर्स और नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। तो उसमें सबसे कॉमन है एज। तो महिला की एज जैसे जैसे बढ़ती है तो उसको ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क बढ़ता है 40 साल के बाद। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि स्क्रीनिंग मैमोग्राफी, एक साल में एक बार एक मैमोग्राफी करा ली जाए। इसके अतिरिक्त वो महिलाएं जिनको किसी कारण से छाती का रेडिएशन दिया गया है, महिलाएं जिनमें प्रेगनेंसी नहीं हुई है, या पहले बच्चे की जो पहला बच्चे होने की उम्र है वो है 35 ईयर से ज़्यादा। महिलाओं में फैमिली हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिन फैमिलीज़ में उनकी मदर्स या बहनों में ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो उस पर्टिकुलर लेडी में ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा है। इसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक ब्रेस्ट कैंसर। और उसको अच्छे से पकड़ने के लिए आजकल हमारे पास जेनेटिक टेस्टिंग का भी एक साधन है, अवेलेबल है। सेकंड जो फैक्टर्स हैं वो होते हैं मॉडिफाइबल या लाइफस्टाइल फैक्टर्स, जो बड़ी हम लोग आजकल बात करते हैं। तो उसमें सबसे कॉमन है ओबेसिटी। तो मोटापा है औरतों में। मोटापा देखा गया है कि ब्रेस्ट कैंसर और इन जनरल सभी कैंसर्स को डेवलपमेंट करने में एक हेल्प करता है। तो ओबेसिटी इज़ वन थिंग। सेकेंडरी जो आपकी लाइफस्टाइल है, आप कैसे, आपकी फिजिकल आपकी एक्टिविटी क्या है, आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो दैट इज़ अ रिस्क फैक्टर। इसके अलावा महिलाओं में हमने देखा है आज खासकर हमारे देश में शहरों में महिलाएं धूम्रपान एवं अल्कोहल का सेवन कर रही हैं, तो वो रिस्क फैक्टर है। एंड लास्टली एक चीज़ है कि आजकल कुछ महिलाओं में ये धारणा है कि वो ब्रेस्ट फीडिंग ना कराएं आफ्टर डिलीवरी। तो महिलाओं का ब्रेस्ट फीडिंग ना कराना भी देखा गया है कि वो उस महिला के ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को बढ़ाएगा। तो ये जो फैक्टर्स जो हैं, लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं, इनसे इन पे हम एक्शन ले सकते हैं, और इनको अगर हम मॉडिफाई करें तो कोई महिला अपने जो लाइफ टाइम में उसको ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क है उसको कम कर सकती है। डॉक्टर, जब फीमेल्स आती है जिनको लंप होता है ब्रेस्ट में, आप उनको कौन से टेस्ट कराने के लिए प्रेफर करते हैं? देखिए, टेस्ट डॉक्टर के सुपरविजन में कराने चाहिए। कई बार हम लोग ऐसा भी देखते हैं कि पेशेंट्स अपने एंड से कुछ टेस्ट करा लेते हैं जो कि एडवाइजेबल नहीं है। टेस्ट क्या कराने हैं ये डिपेंड करता है पेशेंट या महिला की एज पे। तो जो महिलाएं अमूमन 40 साल से कम की होती हैं उनमें जो सबसे पहला टेस्ट होता है वो होता है ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड। एंड कुछ यंग पेशेंट्स में हम लोग ब्रेस्ट MRI भी कराते हैं। अगर कोई गिल्टी या गांठ पकड़ में आती है तो उसका नेचर कंफर्म करने के लिए हम लोग कभी कभी बायोप्सी का टेस्ट एक एडवाइस करते हैं, या एक टेस्ट होता है साइटोलॉजी FNAC, वो दैट इज़ ऑल्सो नीडल टेस्ट। तो दो टेस्ट ये होते हैं, प्लस थर्डली जो डॉक्टर्स खुद पहले देखते हैं, आपको एग्जामिन करते हैं, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इन तीन चीज़ों को हम लोग मिला के बोलते हैं ट्रिपल असेसमेंट। तो ये होता है 40 साल से पहले की एज में। अगर महिला की एज 40 साल से ज़्यादा है तो जो हम लोग बात करते हैं इमेजिंग कि कौन सा सबसे अच्छा टेस्ट है, तो उसमें हम लोग मानते हैं कि डिजिटल मैमोग्राफी, एक्सरे डिजिटल मैमोग्राफी। ये बड़ा प्रॉब्लम होता है कि कभी कभी पेशेंट्स जो हैं, जो 40 साल के बाद की महिलाएं आती हैं, उनमें वो अल्ट्रासाउंड करा के आती हैं खुद से, तो वो फिर हम लोग को रिपीट कराना पड़ता है एक्सरे मैमोग्राफी। तो 40 साल के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सरे मैमोग्राफी, इसके बाद डॉक्टर्स का एग्जामिनेशन, और कभी कभी हम लोग पेशेंट्स को बायोप्सी एडवाइस करते हैं। बायोप्सी में भी एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि लोग जो डरते हैं वो बायोप्सी के नाम से बड़ा डरते हैं कि डॉक्टर ने अगर आपको बायोप्सी बोल दिया तो आपको ब्रेस्ट कैंसर है, जो कि बिल्कुल एक गलत चीज़ है। 100% अगर मेरे पास 100 पेशेंट्स आते हैं क्लिनिक में, उनमें से मात्र 5 महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर होगा, 95% में नॉन कैंसरस या नॉर्मल प्रॉब्लम्स होती हैं।
सो बायोप्सी कराने का पर्पज़ होता है कि हम ब्रेस्ट कैंसर को रूल आउट कर लें। हम किसी भी पेशेंट्स को बिना कंफर्म करें हम उनको ये ना बोलें कि आप फॉलोअप में रहिए या मेडिकल ट्रीटमेंट एडवाइस करें। सो बायोप्सी एक बहुत अच्छा टेस्ट है और इसको हर महिलाओं को बिना किसी झिझक के कराना चाहिए। सर, जैसे कि हम जानते हैं कि बाकी कैंसर्स के स्टेजेस होते हैं, तो ब्रेस्ट कैंसर के क्या स्टेजेस होते हैं और हर स्टेज पे क्या ट्रीटमेंट दी जाती है? सो देखिए, मोटा मोटा ऑन्कोलॉजी में या कैंसर के मेडिकल साइंस में हम लोग बोलते हैं कि हर कैंसर की 4 स्टेज होती हैं, स्टेज 1, 2, 3 एंड 4। तो ऐसा ही ब्रेस्ट कैंसर में भी है। ब्रेस्ट कैंसर में 4 स्टेजेस हैं। तो इसमें ऐसा है कि जो आपकी स्टेज 1 एंड 2 हैं, 1 एंड 2 को हम लोग मिला के बोलते हैं अर्ली स्टेज कैंसर। तो अर्ली स्टेज कैंसर्स में हम लोग चाहते हैं कि पेशेंट्स हमारे पास जल्दी आएँ और हम उनको अर्ली स्टेज में ट्रीट कर पाएँ। उसका कारण ये है कि अर्ली स्टेज में जब मरीज आता है तो उसको क्योर करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो 3rd स्टेज होती है। 3rd स्टेज को हम लोग बोलते हैं लोकली एडवांस्ड ब्रेस्ट कैंसर। इसका मतलब ये है कि वो जो गिल्टी या गांठ है वो लोकल ब्रेस्ट में उसका साइज़ बढ़ गया है। लोकल का मतलब होता है ब्रेस्ट और जो अंडर आर्म में लिम्फ नोड्स होते हैं, तो ये एक ही चीज़, एक ही हम लोग ऑर्गन मानते हैं। लिम्फ नोड को अलग से ऑर्गन नहीं माना जाता है। तो अगर ट्यूमर जो है उसका साइज़ 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो गया है और वो या तो उसमें अल्सर बन गया है या उसकी स्किन जो है उसमें अटैच्ड हो गई है या कोई मान लीजिए ब्लीडिंग हो रही है, बट साथ में अगर बाहर किसी ऑर्गन में इन्वॉल्व नहीं है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर जो 3 मेन ऑर्गन्स में ब्लड के थ्रू फैलने का रिस्क होता है, तो पहला होता है लीवर, लंग्स एंड बोन्स। तो अगर बाकी के ऑर्गन्स ठीक हैं, केवल ब्रेस्ट में ट्यूमर बढ़ा है, तो दैट इज स्टेज 3। स्टेज 4 हम लोग बोलते हैं विच इज़ नोन एज अ मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर, चाहे एक आम भाषा में लोग कहते हैं कि आखिरी स्टेज। आखिरी स्टेज इज़ अ वेरी बैड टर्म, उसको यूज़ नहीं करना चाहिए बिकॉज स्टेज 4 में भी ट्रीटमेंट होता है। बट स्टेज 4 में अमूमन हम लोग पेशेंट्स को क्योर नहीं कर सकते हैं, उनकी लाइफ बढ़ा सकते हैं और लाइफ अच्छे खासे पेशेंट जो है विद ट्रीटमेंट उनकी लाइफ दे कैन लिव अ वेरी हेल्दी लाइफ। तो ये स्टेजेस हैं और अकॉर्डिंगली जो ट्रीटमेंट होता है ऑन्कोलॉजी में वो ट्रीटमेंट होता है स्टेज बेस्ड, है ना। और स्टेज के हिसाब से ही पेशेंट की जो ओवरऑल आउटकम्स भी हम बताते हैं कि उसकी आउटकम्स कैसे होने वाले हैं। तो अर्ली स्टेज में मोटा मोटा ये समझिए कि जो पहला ट्रीटमेंट है वो है सर्जरी, और पेशेंट जब जल्दी आते हैं हमारे पास तो हम सर्जरी के द्वारा ट्यूमर को निकाल देते हैं। और सर्जरी ही ऐसा एक मोडालिटी है जिसके थ्रू आप क्योर करने का जो सबसे अच्छा पोटेंशियल होता है वो सर्जरी में होता है। अच्छा, सर्जरी में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये बड़ी एक कॉमन मिथ है कि अगर आपको कैंसर हो गया है तो फिर पूरा ब्रेस्ट आपको निकालना है, जो कि एक बड़ी ही जो है एक पेशेंट्स के लिए बड़ा एक सोचना थोड़ा सा उनके लिए डरावना हो जाता है। तो आजकल ये है कि अगर पेशेंट जल्दी आ जाते हैं हमारे पास, ट्यूमर छोटा है और उसको हम चाहें तो हम उसका ब्रेस्ट प्रिजर्व कर सकते हैं, और उसको हम लोग जो मेडिकल टर्म में हम लोग बोलते हैं ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी या ब्रेस्ट प्रिजर्विंग सर्जरी। तो उसमें आप बिना ब्रेस्ट को पूरा निकाले और ट्रीट कर सकते हैं। और आजकल हम लोग विद द हेल्प ऑफ प्लास्टिक सर्जरी ब्रेस्ट की जो शेप है उसको बिल्कुल नॉर्मल से नॉर्मल मेंटेन कर सकते हैं इवन आफ्टर सर्जरी। तो अर्ली स्टेज में सर्जरी होती है। 3-4 चीज़ों का नाम आपने और सुना होगा ट्रीटमेंट में, जैसे कि कीमोथेरेपी का नाम बड़ा सुनते हैं लोग, रेडिएशन एक होता है, हार्मोन थेरेपी और टारगेटेड थेरेपी। तो ये चीज़ें हर पेशेंट में उसकी नीड के हिसाब से जो उसकी बायोप्सी रिपोर्ट आती है और स्टेजिंग के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। दैट इज़ टेलर मेड। हर पेशेंट को कीमोथेरेपी नहीं होती है, हर पेशेंट को रेडिएशन नहीं होता है, पेशेंट के नीड के हिसाब से। स्टेज 3 में आते हैं तो स्टेज 3 में अमूमन जो 3 मेन मोडालिटीज़ हैं, जैसे सर्जरी, रेडिएशन और कीमोथेरेपी, ये तीनों का हम लोग यूज़ करते हैं। सीक्वेंस इज़ इम्पॉर्टेंट। जनरली कीमोथेरेपी पहले दी जाती है, फिर सर्जरी और फिर लास्ट में रेडिएशन। कुछ पेशेंट्स में अगेन सबसे आखिरी में हार्मोन थेरेपी या टारगेट थेरेपी का भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लास्ट स्टेज जो स्टेज 4 होती है, स्टेज 4 में सर्जरी इज़ जनरली नॉट डन। कुछ रेयर केसेस में जहाँ आपकी ट्यूमर बहुत ब्लीडिंग हो रही है, बिल्कुल इट इज़ नोन एज फंगेटिंग, तो वहाँ पर हम लोग एक सर्जरी करते हैं। अदरवाइज सर्जरी इज़ ऑफ नो यूज़। मेन ट्रीटमेंट इज कीमोथेरेपी एंड टारगेटेड थेरेपी। एक आजकल नया थेरेपी आया है, उसको हम लोग बोलते हैं टारगेट थेरेपी। उसमें इंजेक्शंस होते हैं जिनको कीमोथेरेपी की तरह साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। एंड इवन अ न्यूअर मोडालिटी इज इम्यून थेरेपी। तो इम्यून थेरेपी, कीमोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी, टारगेट थेरेपी, इन सब का कॉम्बिनेशन हम इसको यूज़ करते हैं। Sir, to avoid this cancer, what precautions we females have to take? देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें 2-3 चीज़ें मैं बोलूँगा। पहला तो ये है कि हम लोग बात करते हैं मैमोग्राफी, स्क्रीनिंग मैमोग्राफी की। तो 40 साल के बाद हर महिला को साल में एक बार एक मैमोग्राफी करानी चाहिए। और
उससे ये होता है कि जो शुरुआती, बिल्कुल ही शुरुआती एक होता है प्री कैंसरस भी एक स्टेज होती है, प्री इन्वेजिव स्टेज, तो वो भी हम उसको पकड़ सकते हैं। और दूसरी बात हम लोग बोलते हैं कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, की हर लड़की को या महिला को 20 साल के बाद हर महीने एक बार अपने हाथों से खुद के ब्रेस्ट को सेल्फ एग्जामिन करना चाहिए। तो उससे होता ये है कि जो कभी कोई ब्रेस्ट में कोई चेंजेस हैं जो आपको पहले नहीं थे, आप उसको फील कर पा रहे हैं, आपकी कोई लंप है या कोई स्किन में चेंजेस हैं, तो अगर कोई उसमें कुछ आपको चेंजेस लगते हैं तो डॉक्टर से मिलें। ये तो बात हुई कि क्या पेशेंट्स कर सकते हैं कि जिनको ट्यूमर बिल्कुल शुरुआती लेवल पे हुआ है। आजकल बात होती है प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी की, बात होती है कि ऐसा क्या किया जाए कि कैंसर हो ही ना। तो सर्वाइकल कैंसर में एक वैक्सीन है, अवेलेबल है, कि अगर यंग लड़कियां वो वैक्सीन लगाती है तो ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइकल कैंसर होने का रिस्क कम रहता है। बट ब्रेस्ट कैंसर में कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है बिकॉज इसका रीज़न इन्फेक्शियस नहीं है। तो जो मैंने पहले आपसे बताया था कि जो हमारे लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं, जो हमारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट हम ओबेसिटी, तो हम डाइट ऐसा चूज़ करें और अपनी जो है हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी ऐसी हो कि हमारा वेट कंट्रोल रहे, ये इंपॉर्टेंट है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ब्रेस्ट कैंसर ग्रोथ के लिए। तो वेट का कम होना, एक अपनी जो हम लोग बात करते हैं BMI आपकी 30 से कम रहे। इसके अलावा एक एटलीस्ट 5 दिन हफ्ते में कोई लाइट एक्सरसाइज जैसे कार्डियो हो गया, साइकिलिंग हो गई, कोई स्पोर्ट एक्टिविटी है वो करें। डाइट के अलावा स्मोकिंग ना करें महिलाएं। अल्कोहल कंजम्पशन जो है बड़ा कॉमन है मेट्रोज़ में, तो वो एक रिस्ट्रिक्शन, या हम लोग बात करते हैं मॉडरेशन की, कोई सेफ़ लिमिट नहीं है बट फिर भी लोग सोशल ड्रिंकिंग करते हैं, तो उसको मॉडरेशन में करें या ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो एक आजकल चीज़ें हैं कि शादी थोड़ा लेट होती है बिकॉज वर्किंग वुमेन है, तो जो आपकी प्रेगनेंसी की एज है, प्रेगनेंसी जल्दी प्लान करें, उसको डिले ना करें। एंड ब्रेस्ट फीडिंग कराएं महिलाएं। प्रेगनेंसी के बाद जब बच्चा होता है तो ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चे को तो फ़ायदा होता ही है, साथ में महिला का जो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क है दैट डिक्रीजेज। सो ये कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं कि जिनको अगर लाइफस्टाइल में फॉलो कर लिया जाए तो काफ़ी हद तक ब्रेस्ट कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। डॉक्टर, ब्रेस्ट कैंसर के अर्ली साइंस क्या होते हैं? फीमेल्स को पता कैसे चलता है कि मतलब उन्हें कैंसर है? हाँ, तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि ब्रेस्ट कैंसर का जो सबसे कॉमन सिम्टम है वो होता है एक ब्रेस्ट में गिल्टी या गांठ होना, जो कि शुरुआती लेवल पे दर्द रहित होती है, उसमें पेन नहीं होता है। तो ये हम लोग बड़ी बात करते हैं कि चूंकि वो गिल्टी शुरुआत में एक सिंपल सी गिल्टी लगती है और उसमें दर्द या कोई दिक्कत नहीं होती, तो महिलाएं काफ़ी उसको इग्नोर कर देती हैं। तो सबसे कॉमन सिम्टम है पेनलेस ब्रेस्ट लंप, तो कोई भी गिल्टी का गांठ होना। इसके अलावा अगर महिला के जो ब्रेस्ट की स्किन है उसमें कोई चेंजेस आ रहे हैं, जैसे वो स्किन थिकनिंग हो जाए, हम लोग बोलते हैं कि जैसे संतरे की स्किन होती है जिसमें थोड़ा उसमें पोरस स्किन होती है, हार्ड सी होती है, अगर फील उसकी तरह लगे तो वो दिस कैन बी अ सिम्टम। कोई अल्सर होना जो हील ना हो रहा हो, निप्पल में अल्सर हो सकता है, ब्रेस्ट की स्किन में अल्सर हो सकता है, स्किन में रेडनिंग होना, कभी कभी गिल्टी फील नहीं होती है, पूरा ब्रेस्ट में ही जो है सूजन सी लगती है, तो दैट कैन ऑल्सो बी अ सिम्टम। इसके अलावा ब्रेस्ट के अलावा कभी कभी ऐसा भी होता है कि ब्रेस्ट में कोई सिम्टम नहीं है, जो महिला की अंडर आर्म या कांख जो हम लोग बोलते हैं, दिस एरिया इज़ द अंडर आर्म, आर्मपिट, तो कभी कभी वहाँ पर लंप फील होते हैं या नोड्यूल्स फील होते हैं, या फिर गले में जो गले का हमारा एरिया होता है, कभी कभी जो सबसे पहले पेशेंट्स यहाँ पे नोट करते हैं। तो अगर ऐसा कोई सिम्टम है और ख़ासकर वो 2-3 हफ्ते से ज़्यादा है तो फिर आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। इसमें एक चीज़ मैं और बोलूँगा कि इम्पॉर्टेंट ये है कि हर पेशेंट मेडिकल हेल्प ले। जैसे मैंने बोला है, हर गिल्टी कैंसर नहीं होती है, 95% केसेस में गिल्टियाँ सिंपल ही होती हैं, मोस्ट कॉमन गिल्टियाँ सिंपल होती हैं। बट होता क्या है, मरीज़ जो है कई बार गूगल पे पढ़ लिया, किसी ने बता दिया या फैमिली में कोई हिस्ट्री होती है तो डर जाता है, तो डर के मारे भी पेशेंट नहीं आते हैं कि हमको कैंसर ही हो गया है। तो इम्पॉर्टेंट है कि इन चीज़ों को समझ के बिल्कुल पॉजिटिव हो के अगर कोई सिम्टम है तो उसको डॉक्टर से दिखाएं। डॉक्टर, कितने % चांसेस होते हैं पेशेंट के इस कैंसर से बचने के? हाँ, तो मैंने आपसे बात की थी स्टेजेस, आपने पूछा था कि स्टेजेस सर क्या होते हैं। तो जो हम लोग बात करते हैं सर्वाइवल या आउटकम जो होता है पेशेंट का, किसी भी पेशेंट का, वो एक हम लोग बताते हैं स्टेज के हिसाब से वो डिपेंड करता है। तो जो अर्ली स्टेजेस हैं, जैसे कि स्टेज 1 एंड स्टेज 2 जो हैं, उनमें आउटकम्स बहुत अच्छे हैं। उनके जो सर्वाइवल रेट्स हैं विद ट्रीटमेंट, अगेन
विदाउट ट्रीटमेंट बीमारी बढ़ेगी, उसमें चीज़ें बहुत जल्दी बिगड़ सकती हैं। अगर पेशेंट ने ट्रीटमेंट ले लिया है जो डॉक्टर्स ने बताया है, तो अर्ली स्टेज ट्यूमर्स में जो सर्वाइवल है वो है 95 to 97%। मतलब अगर 100 महिलाएं आई तो उनमें से 95 से 97 महिलाओं का बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, उनकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल रहेगी पहले की तरह। स्टेज 3 में थोड़ा आउटकम्स थोड़ा सा फ़र्क है, ये आउटकम्स हैं 60 to 70%। तो 70% पेशेंट विद ट्रीटमेंट बिल्कुल क्योर हो जाएंगी। जो बाकी पेशेंट्स बचे 30%, तो उनका मतलब ये नहीं कि वो उनका आउटकम ख़राब है, बट हाँ उनमें बीमारी लौटने का रिस्क होता है। जो हम बात करते हैं कैंसर रिकरेंस की, तो वहाँ पर कैंसर रिकरेंस होती है और फिर अगेन आपको दोबारा ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ता है। स्टेज 4 में बात आती है तो उसमें फिर अलग अलग चीज़ें, बड़े फैक्टर्स हैं कि कैंसर कहाँ पर फैला है, बोन में गया है कि लिवर में, लंग में, कहाँ पे भी गया है। तो स्टेज 4 में भी ट्रीटमेंट अच्छा है, बट एज़ कम्पेयर टू स्टेज अर्ली स्टेज एंड स्टेज 3 वो आउटकम्स अच्छे नहीं हैं। डॉक्टर, आफ्टर कंप्लीट ट्रीटमेंट उसके बाद भी इसका खतरा बना रहता है? जी देखिए, थ्योरेटिकली हम लोग बात करते हैं कि किसी अगर एक पेशेंट को कैंसर हुआ है और उसने ट्रीटमेंट कर लिया है, बीमारी ख़त्म हो चुकी है, तो हम लोग बात करते हैं फॉलोअप की। खासकर जो शुरुआती 5 साल होते हैं वो होते हैं इंपॉर्टेंट, और इसीलिए हम लोग पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि रूटीन फॉलोअप जो डॉक्टर्स आपको बताएं उसमें आना चाहिए। अगेन, रिकरेंस इज़ नॉट इन ऑल पेशेंट्स, इट इज़ ओनली इन माइनॉरिटी ऑफ पेशेंट्स। बट अगेन हमारा जो इंटेंट होता है कि अगर सपोज कोई रिकरेंस हो रहा है तो उसको जल्दी से जल्दी पकड़ के उसको भी ट्रीट कर सकते हैं। तो फॉलोअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर कैंसर का फॉलोअप अलग तरीके से होता है। इनफैक्ट ब्रेस्ट कैंसर में भी स्टेज के हिसाब से हम फॉलोअप को चेंज कर सकते हैं। बट रफली जो ज़्यादातर जो गाइडलाइंस हैं जो लोग फॉलो करते हैं उसमें ऐसा होता है कि जब आपका ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाता है तो हम लोग आपको 1 साल तक बुलाते हैं, 3 मंथली, 3 महीने में बुलाते हैं, और उसके बाद हम उसको बढ़ा के 6 मंथली या ईयरली भी कर देते हैं। और फॉलोअप में कुछ टेस्ट एडवाइस करते हैं डॉक्टर्स आपको, खासकर जैसे दूसरे ब्रेस्ट की मैमोग्राफी हुई, या कुछ पेशेंट में हम लोग पेट स्कैन भी करा सकते हैं फॉलोअप में। तो जो भी पेशेंट के हिसाब से जो टेलर मेड फॉलोअप होगा उसको फॉलोअप करना चाहिए। डॉक्टर, आप हमारे चैनल के थ्रू फीमेल से कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मेरी सबसे जो मेन एक रिक्वेस्ट है, या मैं जो प्ली बोलूँ कि मैं देखता हूँ कि पेशेंट्स जो हैं, खासकर महिलाएं, इनफैक्ट शहरों की भी महिलाएं जो हैं बहुत ज़्यादा डरी रहती हैं, मतलब दे आर वेरी स्केयर्ड। और इधर मैंने इनफैक्ट लास्ट एक महीने में मेरे पास कुछ ऐसे पेशेंट्स आए कि उनकी प्रेगनेंसी है, प्रेग्नेंट हैं, या फिर अभी डिलीवरी हुआ है, उनको गिल्टियाँ थी काफ़ी टाइम से, उन्होंने उसको किसी को बताया नहीं, तो वो फिर चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं जैसे, तो उसको मैनेज करना डिफ़िकल्ट होता है अगर आप देर में आते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव अबाउट इट, है ना। जो चीज़ें हैं उसको समझ के, उसको बात करके, अपने फैमिली वालों से बात करिए, आपके हस्बैंड हैं, पेरेंट्स से डिस्कस करके, चीज़ों को नेग्लेक्ट नहीं करिए। और अगर आप जल्दी आते हैं तो अगर सपोज़ आपको कैंसर है भी तो बहुत अच्छे से उसको आप क्योर कर सकती हैं और अपनी लाइफ नॉर्मली जी सकती हैं। तो फाइनली मैं HindNews.live को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने ये जो प्लेटफॉर्म नया डेवलप किया है, इसके माध्यम से डॉक्टर्स के जो मैसेज है वो एक आम जनता में फैलाने का काम कर रहे हैं। और आई होप कि जो मेरा ये मैसेज है, ये जो हमारी महिलाएं हैं, इनको कुछ पढ़ के उनको इससे फ़ायदा होगा और उसको ये फॉलो करेंगी, और हम मिलकर जो है ब्रेस्ट कैंसर पे एक अच्छा जो है उस पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। थैंक यू। HindNews.live से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।